नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी पर इस बार एक साथ विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम राज्यों में जहां बीजेपी को अपनी सत्ता होने का गुमान है, वहां विपक्ष ने उसको बड़ी चुनौती दे दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के मामले पर घिरी हुई है, तो महाराष्ट्र में बारिश से हो रही तबाही पर उसके पास जवाब नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इन सब के अलावा दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सरकार के विरोध में आंदोलन चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय लाचार दिख रही है और उसके नेता अपने नेता यानी मोदी के बाहर जाने के कारण, आज तो ऑस्ट्रेलिया में है नरेंद्र मोदी, बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले इंडोनेशिया और उसके बाद अब जाएंगे न्यूजीलैंड। इन सब के कारण क्या असहाय महसूस कर रहे हैं बीजेपी के नेता, यह भी देखना दिलचस्प है। खैर, आप जानते हैं कि जिस राम मंदिर के बूते बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला, उसी राम मंदिर में चोरी के आरोप में बीजेपी के हाथों से सत्ता निकलने के आसार बन रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद लगभग हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बात का श्रेय लिया कि हमने राम मंदिर बनवाया है। मोदी और शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर कई बार तंज भी कसा कि उसके नेता सनातन को नहीं मानते और राम मंदिर जाकर दर्शन नहीं करते। लेकिन अब बीजेपी की करनी ही उस पर भारी पड़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मोदी और अमित शाह राम मंदिर का नाम लेने से घबराने लगे हैं। वक्त और जज्बात दोनों बदल चुके हैं पूरी तरह। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दोनों बदल चुके हैं, क्योंकि इन दोनों को अब जनता के सामने बताना होगा कि चढ़ावे के करोड़ों रुपए आखिर किसने चोरी किए और कैसे चोरी हुए। आज इस बारे में कांग्रेस ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है, आइए जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया मंदिर का, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के लोगों को रखा, उन्हीं की सहमति से रखे गए, वरना धार्मिक लोगों को रखा जाना चाहिए। शंकराचार्य जी लोगों ने मना किया था कि साहब ये सही वो नहीं है, क्या नाम, तिथि नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की चुनाव के लिए। तो राम को लाने का जो ढोंग इन्होंने रचा, बाल राम को हाथ में पकड़कर प्रधानमंत्री जी मंदिर ले जा रहे हैं। भगवान को कोई हाथ पकड़ करके मंदिर ले जा सकता है? तो अब जब चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है तो प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। इस बात की सूचना प्रधानमंत्री जी को लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की आस्था का विषय है। आस्था के विषय में बहुत साफ है, इसमें आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ना संघ प्रमुख बच सकते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बच सकते हैं। तो जब मोदी जी ने ट्रस्ट बनवाया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि साहब कर तो पहले से रहे थे, वो मैं बिंदुवार रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन इस बार पकड़े गए। जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे अब तक मोदी जी छिपते थे, उसी तरीके से इस बार हमेशा ये लोग चोरी करके राम जी की तस्वीर के पीछे छुप जाते थे। इस बार लाइट पड़ गई इनको, चढ़ावा चोरी की लाइट में इन्होंने दिन की रोशनी में चुराया है। और पैसे इन्होंने छोटे मोटे नहीं चुराए। कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़, कुछ लोग कहते हैं हजारों करोड़। इसका प्रमाण है, प्रमाण इसका स्पष्ट प्रमाण है ये कि 16 करोड़ श्रद्धालु, निर्माण ट्रस्ट कहता है, ट्रस्ट कहता है, चंपत राय के लोग कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु जो थे आए थे कुंभ के समय में 11 महीने में, और ट्रस्ट ही कहता है कि 84 करोड़ जमा हुए, यानी एक आदमी ने 5 रुपए 74 पैसे दिए। क्या आपको लगता है कि जो भी श्रद्धालु जाएगा, आप में से कोई भी श्रद्धालु जाएगा, 5 का सिक्का तो डालेगा नहीं? और नोट हो गया है बंद, 10 से कम तो डाल नहीं सकता। 10, 20, 50, 100, 200, 500, और लोग तो हजारों में भी डालते। लेकिन इन्हीं का अगर आप मीन ले लीजिए तो 147 रुपए होता है। अगर 200 रुपए भी किसी एक आदमी ने डाले, एवरेज आया, तो 3200 करोड़ रुपए की लूट है, जिसमें 84 करोड़ ये लोग जो है जमा किए हैं, बाकी 3116 करोड़ कहां है? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी से चाहिए, संघ प्रमुख से चाहिए।
तो इसका जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए, संघ प्रमुख यानी आरएसएस से चाहिए। इधर जब बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और पोल खोल कर रही है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, तो इधर अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि बीजेपी के लोग ही मंदिर में चोरी से परेशान हैं और अब वहां भगदड़ मची हुई है। आइए जरा सुनिए यहां अखिलेश यादव को। कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष ही एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे निशिकांत कार्रवाई करने की बात कही। विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग, कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सुन रहे थे आप, भगदड़ मच चुकी है। आप जानते हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हुए, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल जैसा एसआईआर का खेल यहां नहीं हुआ, चुनाव आयोग अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सारे दलों के लिए बनाए, तो ऐसे में बीजेपी का जीतना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो बीजेपी में पहले ही अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, ठाकुरों और ब्राह्मणों का बड़ा तबका बीजेपी से नाराज हो रहा है। ऊपर से बीजेपी जब राम मंदिर का कार्ड भी नहीं चल पाएगी तो आखिर क्या होगा। लोकसभा की तरह अगर विधानसभा से भी बीजेपी यूपी से आउट होती है, तब तो मोदी के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। यही दिक्कत इस समय महाराष्ट्र में भी चल रही है दोस्तों, जहां विपक्ष के सामने देवेंद्र फडणवीस अपना आपा खोते जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। कल उन्होंने भरे सदन में कहा कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है, जरा उसको पहले देखते हैं। पहले सुन लेते हैं कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस कह क्या रहे हैं। वीडियो को शेयर किया, पहले वीडियो देखते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो सुन लिया आपने। इसके साथ सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा है वही जरा आप सामने ले आइए। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि भाड़े के टट्टे जिनको कुत्ता नहीं पूछता छोड़ूंगा नहीं। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सदन में भाषा है। धराशायी होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछने वालों को गरिया रहे हैं। ये लोकतंत्र है देवेंद्र जी, और जिसको आप कोस रहे हैं वो जनता है। सत्ता का ये नशा उतरेगा जरूर। फडणवीस किस तरह अपना आपा खो रहे हैं दोस्तों, ये आपने देखा। इस तरह महाराष्ट्र विधानसभा में एक और हंगामा तब देखने मिला जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और आदित्य ठाकरे, जानते हैं शिवसेना यूबीटी से विधायक हैं आदित्य ठाकरे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल विपक्ष का कहना था कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह मुद्दा सदन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में देरी पर आपत्ति जताई और सरकार से तत्काल जवाब देने की मांग की। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि गुरुवार को मानसून और उससे जुड़े हालात पर अल्पकालिक चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मौसम की चरम घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है और ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। स्पीकर के इस बयान पर आदित्य ठाकरे ने कड़ा विरोध जताया।
आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या मैंग्रोव और जंगलों की लगातार कटाई को भी नजरअंदाज किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने पूछा कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता तो बारिश का असर इतना गंभीर नहीं होता। उन्होंने पूछा कि क्या इसे भी दैवीय आपदा कहा जाएगा। यह पूछा है आदित्य ठाकरे ने। इस पर राहुल नार्वेकर ने जवाब देते हुए कहा कि क्या आदित्य ठाकरे किसी दैवीय आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद बहस और तेज हो गई। आइए जरा इस बहस को भी सुन लीजिए, क्या चल रहा है सदन के अंदर, विधानसभा महाराष्ट्र की। सुनिए। सत्ताधारी पक्षातून तुम्ही सांगू राम मंदिर जाधव साहेब आपण चालू करा। भातकर साहेब खाली बसा। भातकर साहेब खाली बसा, खाली बसा। चला बसून घ्या, बसून घ्या सर। चला नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला। वय बघा तुमचं लय उर्मट आणि घमेंडखोर नुसता बसलाय कोपऱ्यात। प्रत्येक वेळी असा अहंकार असो हे। ठीक आहे, भातकर साहेब आपण बसा। जाधव साहेब आपण चालू करा। तुम्ही तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? जाधव साहेब आपण चालू तुम्हाला करा। अधिकार कोणी दिला यांना बोलायचा? राम मंदिर जाधव साहेब आपण बोला। अरे राम मंदिराच्या चोऱ्या करणारे आहेत तुम्ही। ठीक आहे, बसून घ्या। तो सुन रहे थे आप यहां पे मुद्दा बारिश, मुद्दा राम मंदिर, मुद्दा नीट, सब कुछ यहां खोल कर रख दिया आदित्य ठाकरे ने, उनके साथियों ने। यहां साफ साफ राहुल नार्वेकर आसंदी पर बैठे और वो कुछ नहीं बोल पाए। अब वही होता है कि फाइनली आप नहीं कोई और बोले। और ये सत्ता पक्ष के जब विधानसभा में, लोकसभा में जो मुख्य रूप से जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से ही होते हैं। हालांकि उस कुर्सी पर बैठते ही वो निष्पक्ष माने जाने चाहिए, लेकिन निष्पक्ष कहां होते हैं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आदित्य ठाकरे ने और पूरा का पूरा इस कुनबे ने, इस ग्रुप ने, इस पार्टी ने घेर लिया यहां बीजेपी को। तो बीजेपी को अगर यह गुमान है कि महाराष्ट्र में उसने विपक्ष को पूरी तरह तोड़ दिया है, तो आदित्य ठाकरे का आक्रामक अंदाज उसके इस गुमान को तोड़ देगा। वहीं आज पश्चिम बंगाल चलिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए राहत की खबर आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों के मामले में गुरुवार को यानी आज ममता बनर्जी गुट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन खातों के संचालन के लिए एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया है। ममता गुट इस अधिकारी के जरिए जरूरी खर्चों के लिए उन खातों से रकम ले सकता है जिसको फ्रीज किया गया है। हाईकोर्ट के जज सौगत भट्टाचार्य ने अपने अंतरिम आदेश में यह निर्देश दिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अभी 2 महीने का टाइम है। यह पूरा जुलाई का महीना, इसके बाद अगस्त फिर सितंबर, यानी लगभग 2.5 महीने का टाइम है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल ऑफिसर पार्टी के रोजमर्रा और कानूनी खर्चों के लिए उन खातों से राशि दे सकते हैं, लेकिन वो किसी को बड़ी रकम नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने, जस्टिस ने कहा कि भविष्य में अगर चुनाव आयोग टीएमसी के किसी गुट को अंतिम मंजूरी देता है तो अदालत में इस फैसले को बदलने की अपील की जा सकेगी। यानी कोर्ट ये जानता है कि किस गुट को चुनाव आयोग अंतिम मंजूरी देगा, यह कोर्ट भी जान रहा है। इसलिए कोर्ट ने यह भी कह दिया अभी से एडवांस में कि अगर वो मंजूरी किसी भी गुट को देता है तो इस फैसले को, जो फैसला वहां चुनाव आयोग देगा, उस फैसले को बदलने के लिए इस अदालत में यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी। आपको बता दूं कि 18 जून को विधाननगर के साइबर थाने में दर्ज एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर करके बैंकों को उन खातों से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। पुलिस के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी गुट ने अदालत में याचिका दायर की थी। ममता बनर्जी गुट की ओर से एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने अदालत में दलील पेश की कि बैंक खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी का कामकाज प्रभावित हो सकता है। उनका कहना था कि इन खातों में जमा रकम से ही पार्टी के दफ्तर का किराया, बिजली बिल और कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। ममता बनर्जी को राहत मिल गई है। वहीं अब नजरें जो हैं दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं।
जहां जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए कोई राहत आती है या नहीं, ये देखना होगा। आज तो अभिजीत दीपके पुलिस के पैरों पर गिरते हुए दिखे ताकि वे तिरपाल अंदर लगा पाएं और अनशन पर बैठे छात्रों को भीगने से बचाएं। अगर वो विजुअल है तो जरा ले आइए स्क्रीन पर। ये सारे दृश्य ये देखिए पैरों पे गिर गए। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए। पैरों पे, पुलिस के पैरों के नीचे जरा देखिए। तो देख रहे थे आप, यहां पैरों पर गिर गए अभिजीत दीपके की तिरपाल लाने दीजिए, सब भीग रहे हैं। ये सारे दृश्य तकलीफदेह हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जनता को इसी हाल में पहुंचाया है। क्या जनता अपने हाल बदलने के लिए अब उठेगी, जागेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। विपक्ष के आगे भाजपा कैसे फेल हो रही है या फेल हो चुकी है? जंतर मंतर से क्या है बड़ी खबर? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, अगले कुछ समय, 1.5 घंटे का वक्त, 1.5 घंटे से कम का वक्त अब रह गया, और इसमें साथ देने के लिए हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। उधर कलकत्ता से जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलख्यान जी, आपका भी स्वागत है। इकरार जुड़े हुए हैं सीधे जंतर मंतर से, और इधर 3 साथी हमारे दिल्ली से और जुड़े हुए हैं, जंतर मंतर से जुड़े हुए हमारे इकरार, और 3 साथी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। दिल्ली लबालब है, मुंबई भी लबालब है, बारिश ही बारिश है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ना आए तब हाहाकार, बारिश आ जाए तब हाहाकार। हमारी डिपेंडेंसी कहाँ रह गई है आप समझ सकते हैं। और ये है मौसम की मार, लेकिन हमेशा हम इसको दैवीय आपदा या कुछ और कह के इसको टाल देते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक सवाल उठाया था कि अगर एक आतंकी हमले में कोई एक इंसान भी मारा जाए तो कहा जाता है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन अगर पुणे का, मुंबई पुणे जो हाईवे है, उसके टनल को गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसको कोई आपदा कहेंगे हम, या वो सरकार की लापरवाही होगी? और सरकार के ऊपर केस क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल बहुत वाजिब है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी, महाराष्ट्र का खेल संसद सदन के अंदर, इधर पश्चिम बंगाल का खेल, जंतर मंतर में जो चल रहा है वो, इन सब के बीच नरेंद्र मोदी 1+1=2, 1 के बगल में 1 लगा दें तो 11, ये कर रहे हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे इंडोनेशिया, जहां 17 में 1+7=2, और लास्ट ईयर 26 जनवरी को मैंने भाषण दिया तो 2+6=8, अदर 1+7=8। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आप करते रहिए, 1+1=2 या 1+1=11, 1+7=8, यही करते रहें, या देश की समस्याओं को समझें। डॉक्टर साहब, आपके पास जल्दी से पहले आना चाहता हूं। आप लौट के भी आ गए हैं। भारत के सियासी हालात को दूर बैठ के, जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ से देखते हैं और पूछा जाता है कि भारत कैसा लग रहा है, तो राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपको कन्नड्डे से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लग रहा था? देखिए, कनाडा से भी हमें अपना देश तो सारे जहां से अच्छा लग ही रहा था, और हम वहां से भी आपसे संवाद लगातार करते रहे जी। लेकिन दूर देश में बैठकर ये अंतर तो समझ में आ रहा था कि आखिर हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे देश को दुनिया से बहुत अलग थलग बनाए हुए है। हमारे देश के आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, राजनीतिक परिस्थितियां, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार, जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव, ऐसे अनेक प्रश्न थे जो वहां बैठकर हमें लगता था कि हम सचमुच में तरक्की की दौड़ में किस किस क्षेत्र में पीछे हो गए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देते हैं ताकि इस वक्त मूल मुद्दों पर बात करेंगे, विदेश की बात फिर किसी दिन कर लेंगे। खाड़ी संकट के चलते दुनिया भर में आफत आई हुई थी, हमारे यहाँ भी आई हुई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे यहाँ बढ़ रही थी भारत में। कनाडा की सरकार ने लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें, वहां जो गैस कहते हैं,
उसे कम करना शुरू कर दिया था। एक और छोटा सा उदाहरण, वहां मुझे 2.5 महीने में राजीव जी एक बार भी पुलिस का सायरन, किसी नेता का मोटरकेड, कोई ऐसी रैली, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, कटआउट, मुझे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की एक भी तस्वीर कनाडा में नहीं दिखाई दी। अभी जब ये संकट काल चल रहा था तो एक दिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वहां जो बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है, मार्शल है, इनमें से किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूं ही गाड़ी से उतरकर टहलते हुए चले गए। अपने लोगों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याएं सुनी और वहीं खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति 2 महीने का राशन एक साथ खरीदेगा, चूंकि संकट काल चल रहा है, तो तीसरे महीने के घर के राशन का पैसा कनाडा की सरकार देगी। ये मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कभी विस्तार से अलग से बात करेंगे। जी, हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे विदेश यात्राएं न करें, पेट्रोल डीजल बचाएं, और हम रोज ही बड़े बड़े काफिले देख रहे थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं की गति भी बढ़ा दी थी और ये सिलसिला अब तक जारी है। इस वक्त भी वे 2 + 6 = 8, 1 + 1 = 2 पर एक 2 साथ रखकर 11। आर्यभट्ट और रामानुजन भी स्वर्ग से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके इस अद्भुत गणित ज्ञान पर। और उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र से बात शुरू करना चाहते हैं राजीव। देवेंद्र फडणवीस का बयान एक सीधी धमकी है अपने प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को, सवाल पूछने वाले विपक्ष को, सोशल मीडिया पर काम करने वाले तमाम इन्फ्लुएंसर या बिल्कुल साधारण आम जनता को, जो अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफें सोशल मीडिया के जरिए समाज तक और शासन तक पहुंचाते हैं। कितनी विशुद्ध गालियां दी हैं देवेंद्र फडणवीस ने। हमें अपने पटल पर उन्हें दोहराने में भी खेद का ही अनुभव होगा। उन्होंने अपनी जनता को कुत्ता बता दिया, भाड़े के टट्टे बता दिया, फिर साथ में सीधी धमकी भी दे दी, महाराष्ट्र का अपमान किया तो छोड़ूंगा नहीं। राजीव जी, 80 के दशक में धर्मेंद्र की फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग हुआ करता था, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। लगभग ये देवेंद्र फडणवीस का अंदाज वही था जी। तो अब इस अमृत काल में अगर कोई टनल ढह जाए, लोग मर जाएं, सड़क पर मैन होल खुले हुए हों, बारिश के दौरान मुंबई में बाढ़ में लोग उसमें गिरकर मर जाएं, और अगर कोई सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिख दे तो वो महाराष्ट्र का अपमान माना जाए। सच्चाई ये है कि अपमान तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है अपने प्रदेश की जनता का, लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने वोट देकर उनको चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भेजा है। कायदे से तो सदन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन के अध्यक्ष को, सभापति को, विधानसभा अध्यक्ष को ही रोक देना चाहिए, सदन की कार्यवाही में से विलोपित करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि महाराष्ट्र विधानसभा की जो आचार संहिता की किताब होगी उसमें इन शब्दों को सदन में बोलने लायक माना गया या नहीं माना गया। जी। बाकी संसद में तो कुत्ते पर प्रतिबंध है, ऐसे आप नहीं कह सकते। अब ये भाड़े के टट्टे पर खोज करना पड़ेगी कि ये शब्द महाराष्ट्र की विधानसभा में है कि नहीं, प्रतिबंधित शब्दों में। हर विधानसभा में अलग अलग उसकी पूरी किताबिया होती है, उसमें सैकड़ों शब्द लिखे होते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे संसद में आप झूठ शब्द नहीं कह सकते, मिथ्यावाचन कह सकते हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल जो आपने अपनी बातचीत में शुरुआत में उठाया है, राम मंदिर की चंदा चोरी, चढ़ावा, डकैती का। सुरेंद्र राजपूत ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने जितने सवाल उठाए, हम और आप शुरू दिन से, पहले दिन से यही सवाल उठा रहे हैं। इसके तार सीधे दिल्ली और नागपुर तक जुड़े हुए हैं। यूं समझिए कि पुराने जमाने में मध्यकाल में राजाओं के किलों से सुरंगें निकलती थीं। अगर नीचे राजमहल है और ऊपर किला है तो किले से महल तक या महल से किले तक जाने के लिए
या कई बार अपने राज्य क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए सुरंगें होती थी। जी। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि राम मंदिर के नीचे ऐसी भूमिगत सुरंगें मिलेंगी जिनका अंतिम सिरा केशव कुंज, रेशम बाग, हेडगेवार मंदिर, झंडे वालान, ऐसी जगहों पर निकलेगा उसका आखिरी सिरा, बशर्ते कभी कानून का राज कायम हो और इसकी सचमुच में गहराई से जांच हो जाए। इसलिए सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा है कि इसके लिए प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं और मोहन भागवत भी जिम्मेदार, और वे जिम्मेदार इसलिए भी हैं कि मंदिर के शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन, धर्म ध्वजा धारण, हर कार्यक्रम में अगर आप मुख्य अतिथि थे, हर कार्यक्रम में कैमरे की जद में सिर्फ आप थे, यजमान तक को बाहर कर दिया गया था, तो फिर जिम्मेदार आप क्यों नहीं हैं? और जिन्हें बचा लिया गया, चंपत राय जैसे लोगों को, उन्होंने अगर कभी मुंह खोला तो इसकी आंच बहुत दूर तक पहुंचेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज बहुत दूर तक, राम मंदिर हो, चाहे महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो या जंतर मंतर हो, क्या कुछ चल रहा है इस देश में आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुए अब लगभग कितने महीने हो गए? 3 महीने तो हो ही गए, और 3 महीने से लगातार पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है। क्यों है? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024 दिसंबर में समाप्त हुआ, और महाराष्ट्र के चुनाव आज भी महाराष्ट्र में तोड़फोड़ चल क्या रहा है? नरेंद्र मोदी की पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये चाहते क्या है? इस देश की सियासत को क्या एक दलीय बनाना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है? सत्ता पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा, यही होना, या कुछ और है? लेकिन जंतर मंतर पे जो लोग इकट्ठा हैं वो कौन लोग हैं, उस पर भी बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जंतर मंतर पे जो लोग हैं वो भी बीजेपी के लोग हैं, यही कहा जा रहा है। हमें भी गालियां पड़ रही हैं। पहले दिन से हमारे आधे दर्शक जो हैं वो कहते हैं कि अरे आप भी बिक गए, एक खबर निगेटिव दे चला दो, एक खबर कांग्रेस के खिलाफ बोल दो, पूछ लो कि राहुल गांधी कहाँ हैं। 11 तारीख, कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को वहाँ इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में एक सभा करनी थी राहुल गांधी को। वो सभा अब 19 तारीख को भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। 12 तारीख को 11 कल 11 को पटना में होनी थी सभा, उसके बाद 15 तारीख कहा गया वो सभा नहीं हो रही है। कह दिया गया कि वहां पर चूंकि बांकीपुर में उपचुनाव है इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, नहीं कर सकते। दिल्ली में तो कोई आचार संहिता नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है दिल्ली में? प्रयागराज में क्या हो रहा है पता नहीं। लेकिन अगर ये सवाल कीजिए तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ होने लगती है। अंधभक्ति कहीं भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अंधभक्तों की बात अगर हम उधर कर रहे हैं तो अंधभक्तों की बात इधर भी होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? जो गलत है उसको गलत क्यों ना कहें हम? यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आज जब लोहा गर्म है तब आप हथौड़ा लेके कहीं और घूम रहे हैं तो नहीं होगा ना, लोहे पे मारना होगा ना। और ये वक्त लोहा गर्म है वाला है। चलिए वो गर्मी वहां देखते हैं जंतर मंतर पे कितनी है। आज बारिश के कारण तिरपाल नहीं, और तिरपाल के कारण अभिजीत दीप के तो पैरों पे गिरते हुए बढ़िया नाटक कर लेते हैं। अच्छा है ना इकरार? अभिजीत दीप ने नाटक सीख लिया लगता है पिछले 20 दिनों में। जी राजीव जी, देखिए तमाम जब भी बात होती है, अगर पिछले 20 दिनों की हम बात करें तो पहले उनका एक बयान आता है कि दिल्ली पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमें पानी नहीं लाने दे रही, हमें खाना नहीं लाने दे रही, और जो लोग खाना बांट रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस परेशान करती है। लेकिन उनके इस बयान के बाद में वो तमाम जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके के कई बार इस तरीके की परेशानियां हुई हैं जिसको लेकर दीप के जब बयान देते हैं उसके बाद वो हट जाता है। आज तिरपाल वाला मामला भी कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि दिल्ली में कल से राजीव जी बहुत तेज बारिश है, और कल से जो तेज बारिश है और आज जो सुबह से लगातार दोपहर तक बारिश रही, तो जंतर मंतर पूरा लबालब जो है वो पानी से भर गया था। तो दीप के यहाँ आए थे और तमाम जो लोग जो अपना भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनसे, युवाओं से, छात्रों से दीपके ने बात की कि तो उन्होंने ये बताया कि जी ऊपर जो तिरपाल है उसके कारण हमें दिक्कतें हो रही है और नीचे भी पानी भर रहा है। तो एनडीएमसी का इलाका राजीव जी वीवीआईपी इलाकों में इसका शुमार होता है।
एनडीएमसी जो है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को माना जाता है, उसके इलाके में होने के बावजूद भी यहाँ कोई जो कर्मचारी है एनडीएमसी का वो नजर नहीं आता। तो यही जो छात्र हैं उन लोगों ने खुद ही स्वयं जो है एक तरह से सेवा करके उस लबालब पानी को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद बारी आई तिरपाल की, क्योंकि बारिश बहुत तेज है, कल से तेज थी, आज तो खैर दोपहर बाद में नहीं है। तो तिरपाल लेकर कुछ कलम ने कहा था जिस तरह से हमने कि छात्रों ने तंबू गाड़ना शुरू कर दिया है, तो वही तंबू जो है लगातार कैनोपी वगैरह छात्रों द्वारा लगाई जा रही थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा था कि जो आईसा ये ASFIF के जो छात्र हैं या जो KYS के छात्र हैं उन लोगों ने तो अपनी कैनोपी लगा ली थी, लेकिन क्योंकि मंच तो पूरी तरीके से कवर है, लेकिन जो बाकी जो इलाका था मंच के सामने जहां हम लोग भी कवर करते हैं मीडिया का जो था वो खाली था। तो तेज बारिश थी, इस वजह से वहां जो है उनको बचाने के लिए तिरपाल लाने की ये थी। लेकिन जैसे ही तिरपाल वगैरह या और छात्र जो कैनोपी जब लेकर आए तो उसके बाद ये जो सारा जो मामला है वो देखने को मिला कि पुलिस ने जो है उस समय सख्ती कर दी। मैंने कुछ विजुअल्स भी भेजे कि तमाम जो करीब 200-250 के करीब जो पुलिसकर्मी है वो उस गेट पर जहां से एंट्री होती है राजीव जी और जो एग्जिट होती है वहां पर दोनों तरफ तैनात थे और किसी को भी कुछ भी चीज अंदर ले जाने नहीं जाने दे रहे थे। जब मैं 3:30 बजे के आसपास एक बार दोबारा आया तो मुझे भी बहुत जो है मेरी भी बहुत जांच की गई और मेरे से एयरपोर्ट्स निकाल के भी चेक करवाए कि इसको निकाल के बताइए कि इसमें क्या है। तो इस तरीके की जो लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से वो सख्ती लगातार जारी रहती है। उसके बाद आपने विजुअल दिखाया किस तरह से दीप के ने जो है दिल्ली पुलिस के साथ रिक्वेस्ट की, वो बार बार उसी जो ACP है जिनका वो नाम बार बार लेते हैं उनको मंच से आकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा, जिसके बाद आज ये परमिशन मिल गई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ है ये वो टेंट है जो लगाया गया था जिसके लिए ये सारा जो है मामला हो रहा था। लेकिन राजीव जी इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि 20 जुलाई को जो है सोनम वांगचुक ने खुद वीडियो जारी करके ऐलान किया है और दीपके ने भी कहा इस बात को लेकर के अब वो संसद मार्च करेंगे। यानी अब इस आंदोलन का जो है वो तीसरा पार्ट लगभग चौथा पार्ट इसको अगर हम कहें जिस तरह से हम बात करते हैं रोज, पहला पार्ट था कि यहाँ धरने पर बैठना, दूसरा पार्ट था सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पर बैठना, तीसरा पार्ट था लोगों का बैठना, लोगों से अपील करना कि वो धरने पर बैठे। अब ये चौथा पार्ट जो 20 तारीख को है 20 जुलाई को वो होना है। अब 20 जुलाई में दिन बहुत है क्योंकि आज जो है करीब 10 दिन के आसपास 10 से 11 दिन के आसपास हैं और इस दौरान जो प्रधानमंत्री जो है अब वो भारत दौरे पे कब आएंगे ये भी नहीं पता कि वो भारत दौरे, क्योंकि विदेश में ज्यादा रहते हैं तो भारत के दौरे पर वो कब आएंगे। अब इसके लिए भी बहुत सारी छात्र जो है वो बात करते हैं कि अब हमें किसी चीज का कोई यकीन नहीं है, अब हमने जो है मजबूती से सोच लिया कि ये सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है और हम लगातार संघर्ष जारी रहेंगे। तो 20 तारीख राजीव जी कई महीनों में इसलिए महत्वपूर्ण है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी जंतर मंतर पर जो उसको प्रोटेस्ट की परमिशन मिल चुकी है। उन्होंने अपने साथ साथ जो तमाम जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी है, इंडिया ब्लॉक से जो अलग है, ये एक बड़ी बात है। बीजेडी जैसे इंडिया ब्लॉक में नहीं है राजीव जी, उनको भी निमंत्रण भेजा है। तेलंगाना की TRS है उसको भी भेजा है और आम आदमी पार्टी को भी जो सैद्धांतिक रूप से तो साथ है लेकिन वैसे अलग है उनको भी, और साथ में इंडिया ब्लॉक को भी कहा है कि यहाँ आने को। तो उस कंडीशन में राजीव जी आप देखिएगा कि जंतर मंतर का छोटा सा जो है पोर्शन है उस पर कैसे दिल्ली पुलिस जो है परमिशन दे सकती है 2 बड़े धरनों को। तीसरा राजीव जी कांग्रेस की तरफ से क्या खबर है ये बताइए, इकरार कांग्रेस की तरफ से क्या खबर है? कांग्रेस आ रही कि नहीं? जी 21 जुलाई को कांग्रेस की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान किया कि वो महिला सम्मान के लिए 21 जुलाई को यहाँ जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी उन्हें भी धरने की अनुमति मिल गई है। तो अब आप देखिए 20 तारीख पार्लियामेंट का सत्र, उसके बाद में जंतर मंतर से छात्रों का जो है वो पार्लियामेंट मार्च। अब मार्च तो शांतिपूर्ण अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण किया जाएगा, लेकिन राजीव जी आप खुद समझ सकते हैं कि जब भी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से आगे नहीं जाने दिया जाता, उससे आगे जो है बैरिकेडिंग बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग की जाती है, वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो अब ये सवाल सबसे बड़ा राजीव जी जो बन रहा है कि जिस शांतिपूर्ण आंदोलन की बात हो रही थी अब 20 जुलाई को क्या ये उग्र हो सकता है या उससे पहले, क्योंकि लगातार जो सोनम वांगचुक है उनकी तबीयत जो है बिगड़ती जा रही है, 12 है, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है करीब 18 दिन का। तो लेकिन वहां की कंडीशन अलग थी राजीव जी, आप जानते हो -डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन वहीं ये जंतर मंतर की कंडीशन अलग है, कभी बारिश, कभी ह्यूमिडिटी, कभी बहुत तेज गर्मी।
उनकी तबीयत जो है लगातार, उनका वजन जो है वो घटता जा रहा है। उनकी अब जो शक्ति, जो वो कहते हैं कि मेरी शक्ति अब थोड़ी सी कम हो रही है, बोलने की जो है वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये सब राजीव जी अब देखना पड़ेगा कि ये आंदोलन किस रूप में किस ओर जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, इकरार आप बने रहिए। आप पल पल की रिपोर्ट उधर जंतर मंतर से आप दे रहे हैं, और वहां से अब धीरे धीरे देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बात कर रहे हैं शायद फोन पे, लेकिन जल्दी से हाँ स्वामी जी एपी सेंटर बिजनेस, ये पॉलिटिक्स का एपी सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये जंतर मंतर। देखिए कितने सारे घटनाक्रम आने वाले समय में हम इसी जंतर मंतर पर देखने वाले हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 20 तारीख को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पैदल मार्च करेंगे। 20 तारीख में अभी 11 दिन है। सोनम वांगचुक के लगभग 7 किलो वजन उनका कम हो चुका है। 20 तारीख तक वो जंतर मंतर पे ही रहेंगे या हॉस्पिटल में रहेंगे, ये देखना होगा। एक बात तो ये है, उनके साथ और लोग जो बैठे हुए हैं, जिसमें आयशा की चीफ नेहा बैठी हुई हैं, उन लोगों की भी तकलीफें जो हैं वो बढ़ रही हैं। 20 तारीख, मुझे ये समझ में नहीं आया कि 20 तारीख ही क्यों कहा गया। हालांकि ये समझ में आ रहा है कि 20 तारीख से पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए पार्लियामेंट तक चलें, ये कहा गया होगा। लेकिन दूसरी बात, इसी जंतर मंतर पे जो एपी सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस महिला विंग, ये सब कुछ है। यानी आने वाले समय में जंतर मंतर सियासी अखाड़ा बनेगा, ये तय मानिए। लेकिन क्या इस सियासी अखाड़े की कोई भी सुध लेने के लिए सरकार, क्योंकि आज की तारीख, आज 9 तारीख है और 20 तारीख से ये बैठे हैं वहां पे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और अभी तक सरकार का एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पैरों पे गिरना पड़ता है अभिजीत दिपके को और बाकियों को। तो इसलिए समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर देश क्या ऐसे ही चलेगा? स्वामी जी, प्रधानमंत्री तो 1+7 और 1=1, एक के बगल में एक लगा दो, यही कर रहे हैं। और यहां पूछा जा रहा है जंतर मंतर पे कि देश दौरे पे कब आएंगे प्रधानमंत्री। स्वामी जी। नहीं राजीव जी, देश ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको चलना नहीं कहते हैं, इसको तो जो कहते हैं वो मेरे ख्याल से कहना उचित नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, आज आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार से बात की है, इसका मतलब यह है कि बहुत कम संख्या होने के बावजूद वो कर रहे हैं जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो करें। आज एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन और किया है। जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, जो कांतिलाल भूरिया साहब के बेटे हैं, जो विधायक हैं वहां के, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक क्षेत्र देने के लिए अडानी जी को वहां पे जिन लोगों के दस्तखत ये दिखाने के लिए कि ग्राम सभा से रेजोल्यूशन पास हुआ, ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई और जिन लोगों के उसमें हस्ताक्षर कराए गए वो लोग थे जो कि उस हस्तांतरण का विरोध कर रहे थे, और लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके अंगूठे के निशान लगाए गए। देखिए फ्रॉड तो देखिए राजीव जी हर जगह हो रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हाईकोर्ट ये इंटरवीन करके कह रहा है जो फ्रोजन अकाउंट है उनको खोल दिया जाए। देखिए जो कांग्रेस है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छात्र संवाद कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि आप आंदोलन करेंगे, आप पे पानी की बौछार होगी, आपको लाठी मारी जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, फर्जी केसेस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अगर छात्र संवाद करेंगे और युवाओं से बात करेंगे और युवाओं को एकत्रित करके वहां उनको जागृत करेंगे कि हम आपके लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, और एक फिर हम उसके बाद, तो असली मुद्दा है समाज के अंदर जड़ों तक पहुंचने का। वो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है, वो आयशा भी कर रही है, वो एसएफआई भी कर रही है, वो एआईएसएफ भी कर रही है, वो टीएमसी ने भी करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी वहां बच्ची के साथ रेप हुआ उसके लिए सड़क पे उतरी और वहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को जैसे संबोधित किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे उन पे अंडे फेंके और पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी रही। महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू हो गया। देखिए ये सत्ता है, ये हिलेगी तभी जबकि हर कोने से आदेश और हर कोने से विरोध और प्रतिरोध करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रतिरोध देखिए होना शुरू हो गया है। अब प्रश्न ये है कि इसको क्योंकि देखिए ये ऐसी सत्ता है, अंग्रेज भी शायद इनसे बेहतर थे कि वो एक स्थिति के आगे नहीं बात करते थे, वो थोड़ा थोड़ा लॉ का पालन करते थे। अब ये लोग तो लॉ का पालन ही नहीं करते। भाई मानी बात है कि आप आंदोलन करके 2000 आदमी इकट्ठे हुए, आप पे लाठी चला दी, आपको पीट दिया, आपको मार दिया, फर्जी मुकदमे में आपको अंदर कर दिया, आप लहूलुहान हो गए। उसके बाद तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो एक गांधीवादी तरीका है कि जनता तक पहुंचना, तो अब ये जैसे राम जन्मभूमि की बात हुई,
राम जन्मभूमि की बात हुई, युवाओं की बात हुई, किसानों की बात हुई, जिस प्रकार से वन क्षेत्र को लेने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर बात हुई, महाराष्ट्र के अंदर बात हुई, जिसके वजह से ये विभीषिका हम झेल रहे हैं। अभी तो देखिए लोगों को ये राहत थी कि शायद ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध है शायद उसके अंदर युद्ध विराम हो गया है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप अपना खेल खेल रहे हैं। कभी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, मार्केट 2% गिर जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं, मार्केट ऊपर 2%। तो वो तो अपना सट्टेबाज की तरह अपना पैसा फिट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति आज के तारीख में, जैसे ये देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली के अंदर वो दिया है, इसका माने हम लोग जो हैं वो असर कर रहे हैं, उनको चोट पहुंच रही है, उनको दर्द हो रहा है, इसीलिए वो अपने दर्द का इजहार इस तरह से गंदी भाषा के विभाग से कर रहे हैं। और जैसा मेरे को महसूस हो रहा है, देखिए ये पता चला है कि 8 लोग जो जेल में हैं उन्होंने भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं, और जिस सेल में उनको रखा गया है आपस में उनके गुत्थम मारपीट भी शुरू हो गई है। यह भी आपको पता होगा, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय बंसल के बीच में भी आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करना शुरू हो गया है। गोपाल राव कहते हैं कि मेरे को किसी ने नहीं रोका है, मैं तो अंदर जाऊंगा। जो चंपत राय बंसल कहते हैं कि सारा का सारा काम जो है अनिल मिश्रा देखा करते थे। महिपाल सिंह और बाकी सब कह रहे हैं कि चंपत राय बंसल सब कुछ देखा करते थे। तो मेरे ख्याल से खुद ही अपने ये अंतर विरोधों में उलझ रहे हैं, और इतना ज्यादा उलझ रहे हैं कि जो एक अपोजिशन से हम एक्सपेक्ट करते थे कि सब लोग अपने अपने हिसाब से जनता तक पहुंचो, जनता तक बात पहुंचाओ। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में कोई भी उत्तर प्रदेश का या बिहार का या मध्य प्रदेश का या भी जो भी है, जो भी अपने को हिंदू कहता है, वर्थ हिंदू कहता है, वो अगर इस राम जन्मभूमि के अंदर इस डकैती का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार नहीं करता, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चंदा दिया था लोग चंदा वापस ले रहे हैं, वो गैर हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। अरे वहां चंदा देने वाले तो सारे के सारे हिंदू हैं। और जब सिंधी समाज ने अगर 200 केजी वहां पे वो दी हैं, तो चंपत राय बंसल को दी हैं, जिसके फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया के अंदर है, उनके पास सारे के सारे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब वो चांदी के वो सिल्लियां दे रहे थे तो उनके पास वहां पे फोटोग्राफ थी, और उसके अंदर वहां सिंधी समाज के एमएलएस भी थे और कॉर्पोरेटर्स भी थे। देखिए अब इनका पाप का घड़ा भर गया है। जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब घड़ा भर जाएगा, जब सारी सीमाएं क्रॉस हो जाएंगी, उसके बाद मेरे ख्याल से भगवान श्री राम ने अपना दंड देना शुरू कर दिया है। हम इंतजार करें, अपने प्रयासों को जारी रखें, बिल्कुल जोर से लगे रहें। जो भी राष्ट्रभक्त हैं वो इनका विरोध करते रहें। मेरे ख्याल से फल मिलने वाला है और जल्दी मिलेगा। और जैसे राहुल गांधी ने कहा 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो भी हम सब कर सकते हैं वो करेंगे। किस पार्टी के हैं, क्या आइडियोलॉजी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एवरीबॉडी हैज टू ट्राई हार्ड। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने अगर किस दम पे कहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 1 साल में ये सरकार चली जाएगी, और उसका क्या उस दिशा में ये जा रही है, सरकार उस तरफ जा रही है, या यहाँ कुछ और चल रहा है अंदर खाने। क्या इतना आसान है सरकार का गिर जाना, ये एक बड़ा सवाल है। खैर उस पर आएंगे जब राहुल गांधी पब्लिक में आएंगे, बातें करेंगे, कुछ सभाएं करेंगे, तब। अभी तो राहुल गांधी का पिछले 1 महीने से कोई खासकर कोटा की रैली के बाद से कोई अपीयरेंस है ही नहीं, पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। तो हम उस पर क्या बताएं, क्या दिखाएं। बहुत लोग परेशान होते हैं कि आप कांग्रेस की बात ही नहीं करते। कांग्रेस क्या बात करें, कांग्रेस कुछ करे तो बात करें। कांग्रेस नहीं कर रही है, साइलेंट है, तो साइलेंट मोड में है भी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, जहां हो रहा है हमारा काम न्यूज़ है। हम तो रोज़ वही दिखाएंगे ना जो आज है, जो नया है वो न्यूज़ है। नया आज क्या है? प्रशांत जी ज़रा और आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है स्वामी जी ने, कि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी के ये कथन के 3 महीने हो गए, बचा है 9 महीना। लगता है कि अगले 9 महीने में सरकार गिर जाएगी। और इसके बहुत सारे पहलुओं को मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। पश्चिम बंगाल रख चुका हूं, हमारे साथी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, उनके पास आऊंगा तो और उनसे समझेंगे। महाराष्ट्र रख चुका हूं, दिल्ली रख चुका हूं, बाकी जगह जो हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन ये तार क्या डॉट्स आप मिलाते हैं, जरा मिलाइए, कहीं कुछ दिखाई देता है। देखिए राजीव जी, ये सरकार जैसे चल रही है और जो स्थिति है संवैधानिक संस्थाओं की, तो चुनाव तो ये नहीं हारेंगे कोई भी जो चाहेंगे। अब सवाल ये कि जो चुनाव जिताने वाली संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, ये बोलती मीडिया है,
सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाता है, इस पे कितनी लगाम जनता कस पाती है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं इस बीच कि जो मोदी जी की नई परेशानियां जो है वो दिखाई दे रही कि उनके सामने नई परेशानियां आ रही हैं। और वो नई परेशानियां क्या हैं? सबसे बड़ी नई परेशानी है अयोध्या। जिस मुद्दे को 30 साल तक आपने दुआ, जिस गाय को सरकारें बनाई, चंदा इकट्ठा किया, अपना ब्रांड बिल्डिंग किया, ये कहा कि हम राम को लाने वाले हैं, और जो बेचारे वहाँ पे जिन्होंने गोलियां खाई कार सेवा में, या जिन लोगों ने आंदोलन में रहे, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे वो उमा भारती हो, मुरली मनोहर जोशी हो, आडवाणी हो, वो सब किनारे कर दिए गए। और आगे कौन आया? आगे आए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और चंपत राय। मुझको अयोध्या के लोगों से जानकारी मिलती है कि चंपत राय अभी भी बहुत शक्तिशाली है अयोध्या में। किसी की हिम्मत नहीं उनको हाथ लगाने की। वो कलयुग के अयोध्या नरेश हैं। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो चलो, चंदा चोरी हुई है। अभी आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यापारी हैं अयोध्या के, उनका बिजनेस 25% ही रह गया है, चढ़ावा कम हो गया है। जो व्यापारी हैं, जो 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 डिपेंड करते हैं कि टूरिस्ट आए तो उनका कुछ जो है रिक्शा चले, या उनका दुकान चले, या होटल चले, उनका बिजनेस 25% ही रह गया है। तो ये स्थिति है और बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अब सवाल ये कि ये एसआईटी से होगा क्या? एसआईटी से कुछ नहीं होगा। कोई लिपापोती हो जाएगी, जो 8 लोग बंद हैं, छोटे कर्मचारी, उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा या बड़े लोग बच जाएंगे। यही होना है। लेकिन क्या जनता इसको स्वीकार करने जा रही है? क्या देश इसको स्वीकार करने जा रहा है? एक बात। दूसरी बात कि आरएसएस, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरएसएस की निगाह जो है वो चढ़ावे पर है। आपको ये जमीन जो जिस जमीन पे राम मंदिर बना है, ये नरसिम्हा राव के समय में एक्वायर की गई थी। 67 एकड़ जमीन, जिसमें मंदिर परिसर भी है, 2.71 एकड़। वो जनता के टैक्स के पैसे से जमीन एक्वायर की गई, जिसपे कि वो मंदिर बना है। ये राम मंदिर ट्रस्ट ने 1 रुपया भी सरकार को वापस नहीं किया उसका। तो जब अगर आपकी जमीन सरकार की उस पर बनी है, तो आप आरटीआई से क्यों अलग हैं? क्यों वहां पे वैष्णो देवी टेम्पल की तरह एक एक्ट क्यों ना बने? जब ये मंदिर सरकार की एक्वायर की जमीन पे बना है, तो वहां पे एक्ट क्यों ना बने? तो ये सारे सवाल है, उसमें वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ा चढ़ावा जो है, कंट्रोल जो है वो चाहती है आरएसएस। और उसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे प्रधानमंत्री निवास और आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच में ट्रायंगल है। दूसरी बात की जो दूसरी परेशानी है नरेंद्र मोदी जी की, कल ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और उसने लॉरेंस बिश्नोई और 37 लोगों को नामजद किया है, और ये भी कहा है कि वो भारत से इनको लाएगा और वहां पे मुकदमे चलवाएगा। आरोप बहुत गंभीर लगाए उन्होंने। उनके ऊपर निर्झर की हत्या का आरोप है, उनके ऊपर अमेरिकी नागरिक पन्नू की हत्या के प्रयास का आरोप है, और ये लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बरार, ये जो गैंग है पूरा, ये पूरे गैंग का मोडस ऑपरेंडी क्या, ये वसूली करते हैं। लेकिन ये 2 मामले ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल असैसिनेशन हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशन और पॉलिटिकल असैसिनेशन का अटेम्प्ट है। तो जब ये जाएंगे एक्सट्राडाइट होके और ये अमेरिकी जांच एजेंसियों के दायरे में आएंगे, तब नई परेशानियां होंगी। जब ये पूछताछ होगी इनसे और वो उगलेगा।
उसमें बड़ी शर्म की बात भारत की जहाँ बदनामी हुई है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है और उनकी तफ्तीश में आया है ये बात कि वो व्हाट्सएप कॉल करके अपना नेटवर्क चला रहा है, गैंग अपराध को अंजाम दे रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। प्रशांत जी मेरा यहाँ सवाल ये है कि आप जो एक और मुद्दा है, एप्स्टीन का मुद्दा आया, बहुत गंभीर मुद्दा, कई जगह की सरकारें गिर गई, कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे देश में क्या हुआ? हरदीप पुरी वहीं बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं, राहुल गांधी ने एप्स्टीन का नाम लिया सदन के अंदर तो उनको रोक दिया गया। बाहर जाके हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माना कि हाँ उसके साथ, और मैंने 4 बार उनके साथ चिट्ठी पत्री की थी। सारी चीजें हैं, बहुत रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई चीजों में नरेंद्र मोदी की सरकार फंस रही है, नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष क्या कर रहा है आज, जब जो पहले भी मैं बोला कि अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा लेके आप कहाँ हो। और चलिए, राहुल गांधी विदेश में हैं, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख को सुना है कि कल 10 तारीख को लौट के आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जितने नेता हैं विपक्ष के, वो क्या कर रहे हैं? अभी हमने सुना दिया अखिलेश यादव का बयान। आप रोज अखिलेश यादव का एक बयान सुन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी ही है। उन्हीं के राज्य में इलेक्शन होना है, अखिलेश यादव के राज्य में 37 सांसद हैं अखिलेश यादव की पार्टी के, और 37 के 37 सांसद अगर कूच करते अयोध्या, तो आज अयोध्या का मामला क्या होता? तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी वहां फंसी हुई हैं अपने में, उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है पता नहीं। उधर आप देख लीजिए बिहार का हाल, अभी चुनाव हारे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने सारे मुद्दों में हम उन मुद्दों को सामने लाकर, मीडिया का काम है इन मुद्दों को सामने लाना, हम इन मुद्दों को सामने, आप लॉरेंस बिश्नोई उधर इसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, यूएस ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें रख रहे हैं, ये सब कुछ है, यहाँ दबाने की कोशिश हो रही है। भारत में इन तमाम खबरों को दबाया जा रहा है। बहुत ऐसी खबरें हैं जो आप तक तो आती ही नहीं हैं, वो उन खबरों को बिल्कुल वहीं दबा दिया जाता है। तो ये सब कुछ है, लेकिन जब हमला बोलना चाहिए विपक्ष को, उस वक्त विपक्ष हमला नहीं बोल रहा है ना। सवाल तो यही है। तो नरेंद्र मोदी मजबूत है और मजबूत रहेंगे, वो मजे में घूम रहे हैं, एक नहीं 6 दिन के लिए निकल जा रहे हैं, 3 देशों की यात्रा पे निकल जा रहे हैं। उनकी मर्जी हुई कि हमको ईरान नहीं जाना है, नहीं गए ईरान के साथ हमको नहीं रखना है, दोस्ती नहीं रखना है, हमको इजराइल के साथ दोस्ती रखनी है, रखेंगे। तो सब, और जब ये मनमानी लोकतंत्र में नहीं चलती है, क्या हमने पिछले 1947 के बाद ऐसी मनमानी करते हुए किसी सरकार को देखा? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी को भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि संविधान के प्रावधान के अनुसार हमने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन मनमानी करते हुए हमने नहीं देखा। तकलीफ यही है कि जब मनमानी हो रही है प्रशांत जी, तब विपक्ष क्या कर रहा है, तब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, तब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, तब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, तब बाकी नेता क्या कर रहे हैं। देखिए, मनमानी तो मनमानी क्यों हो रही है? ये क्या मोदी जी की मनमानी है? ये मनमानी इजराइल और अमेरिका की है। वो तय करते हैं कि आप तेल कहां से खरीदोगे, आपके देश में कौन आएगा, आप कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे। ये तो कमजोरी है ना, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी, हमारी सरकार की कमजोरी है कि कोई और गवर्न कर रहा है हमारे देश को। ये आरएसएस की राजनीति की खासियत है। क्यों नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं इससे? आरएसएस की, मोदी जी की राजनीति की एक खासियत है कि अपने से कमजोर पे दमन करो और जो आपसे ताकतवर है उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, कंप्लीट सरेंडर। ये आरएसएस की राजनीति की, आप हिस्टोरिकली इनको ट्रैक कर लो। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज के सामने पैर पड़े हुए थे, जब इंदिरा गांधी मजबूत थी तो इंदिरा गांधी के सामने ये पैरों पे गिरे हुए थे, जब राजीव गांधी जीत कर आए तो राजीव गांधी की प्रशंसा में इन्होंने चिट्ठियां लिखी, लेख लिखे आरएसएस ने। तो ये इनकी, जब जो कमजोर हो उसको दमन करो,
मुसलमान कमजोर है, दलित कमजोर है, उस पर दमन करो। और ट्रंप अगर मजबूत है तो ट्रंप के पैरों पे गिर जाओ। ये नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की ट्रेनिंग है। दूसरी बात जो आपने कहा विपक्ष का मामला, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जब कहा कि पॉलिटिक्स और रेजिस्टेंस, और हमने लगातार 3 पॉडकास्ट की है इस पॉलिटिक्स और रेजिस्टेंस को डिकोड करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी उसको सुनना चाहिए, और उसको बहुत से लोगों ने देखा है कि वो पॉलिटिक्स रेजिस्टेंस की स्टेजेस क्या होंगी, कब करना है। हम तो इंतजार कर रहे हैं। हम और भी आगे भी इसको पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि एक बात समझ में सबके आ गई है कि जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है, जो स्थिति मीनाक्षी नटराजन के मामले में देख लिया हमने, जो न्यायपालिका की स्थिति है, जो इलेक्शन कमीशन की स्थिति है, जो जहर वाला मीडिया है। आज एक विज्ञापन भी आ गया एक अखबार का, इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें वो मीडिया के जहर का असर दिखा रहे हैं कि एक देखने वाले के दिमाग पे कितना जहर भर जाता है। पहले तो वो खुद सुधर जाएं, पहले वो खुद सुधर जाएं। हाँ, उनके यहाँ भी जो कॉलम लिखने वाली एक मैडम जी हैं, वो उनके पास भी बहुत जहर है। हाँ। तो नहीं कई सारे हेडिंग्स भी हैं, कई हेडलाइंस हैं, वो लगता है। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, आवाज बढ़ाइए डॉक्टर राकेश पाठक जी का। जी, सबसे ताजा हेडलाइन इसी अखबार की, जो आज दूसरों के जहर का खुलासा कर रहा है, जब संसद में परिसीमन बिल को महिला आरक्षण के बिल के नाम पर लाया गया, और जब बिल गिर गया तो इसी अखबार की हेडलाइन क्या थी, देख लीजिए। हाँ, वो अपने पाठकों को बता रहा था कि महिला बिल गिर गया, वो अंग्रेजी में जो भी हेडिंग थी। इतना बड़ा धोखा, अपोजिशन। यस, हाँ, अपोजिशन पे आरोप, ये मैंने यही कह रहा था मैं। तो ये जो पूरा दृश्य है इंस्टीट्यूशंस का, मीडिया का, तो चुनाव से तो आप अब नहीं हरा सकते। खुद राहुल गांधी कह चुके कि वो पुराने टूल्स अब काम नहीं कर रहे हैं, तो नए टूल्स कहाँ हैं, वो कब सामने आएंगे। और एक आखिरी बात, जो जंतर मंतर की बात हमने देखी, 2 तस्वीरें मैं देख रहा हूँ। जंतर मंतर में जो छात्र हैं, युवा हैं, बहुत उत्साहित करते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके की जो तस्वीर देखी पुलिस के पैरों पे गिरने वाली, वो थोड़ा विचलित करने वाली तस्वीर है। उसको मैं नाटक नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो युवा हैं, ये नया भारत बना रहे हैं वहाँ से खड़े होकर, और उस नए भारत में नागरिक और प्रजा का बहुत साफ डिमार्केशन होना चाहिए। यही पुलिस तो लाठीचार्ज करती है। इसी पुलिस ने तो इनकाउंटर किया अभी बंगाल में, इसी पुलिस ने बिहार में इनकाउंटर किया है। यही तो पुलिस में लाठियां चलाती है। तो पुलिस से आप नागरिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं कर सकते, कम से कम भारतीय पुलिस से। तो ये मतलब वहाँ पे दूसरी एक कई सारे एक्टिविस्ट हैं। अभी कई बार मैं एक वहाँ पे छात्रा है, एक्टिविस्ट है नेहा भारती, उसके बयान आते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को वैचारिक रूप से तार कर रही है। एक युवा लड़की, तमाम ऐसे बातें आ रही। तो अभिजीत दीपके को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपका वहां से संदेश क्या जा रहा है। ये तिरपाल आवश्यक नहीं है, देश का संवैधानिक लोकतंत्र आवश्यक है, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संवैधानिक लोकतंत्र। जल्दी से एक छोटा कमेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से लेना चाहूँगा, फिर जल्दी से प्रफुल्ल जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी उधर जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं, इकरार जी, सबके पास आता हूँ। स्वामी जी, बहुत कुछ, और इसमें मेरा यहाँ शुरुआत में सब कुछ रख चुका हूँ। मेरा कहना यही है कि मैं कह दूँ आज कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं गिरती है। मुद्दे बहुत आ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर सड़कों पे आना होगा। और चुनाव है 5 राज्यों में, हम जान रहे हैं और ये बता चुके हैं राहुल गांधी कि हरियाणा का चुनाव कैसे जीता गया,
कैसे दिल्ली का चुनाव जीता गया, कैसे महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया, कैसे बिहार का चुनाव जीता गया, उसके बाद फिर कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ, उसके साथ साथ परिसीमन का खेल जो है वो कैसे असम में हुआ, ये सारी चीजें सामने हैं। तकलीफ इस बात की है स्वामी जी कि ये सारी चीजें जनता के सामने है। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है आज भी वो मदमस्त है। उसके सामने उसको अफीम धर्म नाम का कि अफीम चटा चटा के उसको मदमस्त कर दिया गया है। सावन का महीना आ रहा है, कांवड़ लेके जाएंगे, उसी में खुश रहेंगे। माफी चाहूंगा, सबकी आस्था अपनी अपनी है, लेकिन चूंकि देश की चिंता नहीं है तो यह कहना पड़ रहा है। तो वो मदमस्त हैं। ऐसे में जो जनता जहां भी जागृत है उसको और जागृत करने का काम जनता सड़क पे बिल्कुल जब बहुत भयावह स्थिति हो जाती है और हम नेपाल, हम बांग्लादेश या श्रीलंका का नाम लेते हैं, ये हमसे कई गुना छोटे देश हैं। इनकी पॉपुलेशन, इनकी आबादी, बहुत जनसंख्या बहुत कम है। ये बहुत जल्दी किसी चीज पे चूंकि आबादी कम है उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा देश है। इसमें उत्तर भारत की राजनीति अलग है, दक्षिण भारत की राजनीति अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी चिंता दूसरी है और मैं यहां चिंता करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं विश्लेषण करने के लिए। लेकिन विश्लेषण में भी जो चिंता है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वो है कि जब सारे मुद्दे सामने हैं, एक एक अलग अलग पायदान पे, तब क्यों नहीं जब आप पिछले 5-6 चुनावों में एसआईआर के कारण हंगामा देख, सुप्रीम कोर्ट से आपको एसआईआर में कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट आज आपके साथ नहीं है, न विधायिका, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, कोई आपके साथ नहीं है। तब आप क्या करेंगे? तब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको देश की चिंता है तो। इसीलिए और ऐसे में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव, अगले हो सकता है इस साल के आखिर में चुनाव हो जाए 5 राज्यों में। अंदर खाने तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 2 बार बीजेपी ऑलरेडी वहां है, तीसरी बार फिर बीजेपी वहां आना चाहेगी। उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। उसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। यह सब कुछ 2027 में होना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये चुनाव है, चुनाव की तैयारियां करते हुए कितने विपक्षी दल आपको दिखाई देते हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सभाएं और किस ढंग से राजनीति चल रही है? ये सवाल तो पूछना होगा, देश की जनता होने के नाते भी और एक पत्रकार होने के नाते भी। जब हम विश्लेषण करें और सब गुडी गुडी कहते रहें तो फिर यही होगा कि आप ही, और कल को बोलते हैं अरे आप ही तो कहते थे कि यहां तो ये होने जा रहा है। जो गलत है वो गलत बोलना पड़ेगा। स्वामी जी देखिए राजीव जी, जो आपकी चिंता है वाजिब है और जो आपका पत्रकारिता धर्म है उसका भी आप पालन कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता जो आपकी है ये चिंता मेरी भी है। तो मैंने कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से बात की, क्योंकि ये चिंता थी कि कांग्रेस चुप क्यों बैठी है। वो बड़े नेता ने ये बात बताई कि आज के तारीख में ये भ्रम पालना कि जो हिंदू वोटर, कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का था, आज सबसे ज्यादा व्यग्र वो है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर दोषियों को बचाया गया तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा, और डकैती शुरू से पड़ रही है। ये कल्पना नहीं कोई कर सकता था। बागेश्वर धाम, जो कि हनुमान जी से सीधे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है और मोदी जी उनको छोटा भाई बताते हैं, वो कहते हैं पर्ची तो मैं निकाल सकता हूं लेकिन मुझे डर लगता है उन लोगों से जो बहुत मजबूत है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो पूरी तरह से हिला हुआ है। वो व्यक्ति ये कहता है कांग्रेस का, जिसपे शायद मुझे विश्वास कर लेना चाहिए, वो कहता है कि राहुल गांधी आज के तारीख में किसी विषय पे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी ने राम जन्मभूमि पे बोला, आज के तारीख में बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस, बजरंग दल पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में हैं, क्योंकि वो जवाब दे रहे हैं जनता का और जनता से वो लड़ नहीं सकते। आज के तारीख में सोशल मीडिया के अंदर आप देख लीजिए, हर आदमी जो आरएसएस बीजेपी का कट्टर समर्थक था वो भी पार्कों के अंदर मुकाबला नहीं कर पा रहा है साधारण जनता का, जो पूछ रहा है कि हमारे ये भगवान श्री राम के साथ रामद्रोह क्यों हुआ, चोरी क्यों हुई। वो वरिष्ठ नेता ने मुझे ये बताया कि राहुल गांधी अगर बोल देंगे
इस विषय पे या किसी भी विषय पे, या उसे डाइवर्ट कर देंगे किसी और एजिटेशन पे, तो बीजेपी को और उनके आईटी सेल को राहुल गांधी पे, क्योंकि राहुल गांधी की फिर वो हिंदू नहीं है साहब, पारसी थे, पारसी को मुसलमान बता देंगे, फिर वो सोनिया गांधी, तो एक काउंटर अटैक का उनको मौका मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब मुझे नहीं पता कि इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बात है। इसको मैं फालतू की बात कहता हूं, बिल्कुल नहीं भाई। आप बोले, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप चूंकि किसी और का यहां हवाला दे रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। मैं आपका विश्लेषण है, आप विश्लेषक के रूप में हैं तो आप तो कहेंगे ही, आप बता रहे, रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, ये आज नहीं कहा गया, सोनिया गांधी के लिए विदेशी मूल कहा जाता रहा, इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता रहा, राहुल गांधी के लिए कहा, राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मुझे पप्पू साबित करने में। ये सब कुछ है, तो ये सब तो होता रहेगा। आप जब पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन आप देश की सत्ता हासिल करने की भूख आप में है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये भूख तो जागृत करनी पड़ेगी, और तब जबकि देश का एक बड़ा हिस्सा, आज भी 12-13 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है कि नहीं दिया है, आप उसकी चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? 37 सीटें अखिलेश यादव को जिता के अगर 2024 में वहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दी, सांसद 37 लेके आ गए, 6 कांग्रेस पार्टी के लेके आ गए, तो उसकी चिंता आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तब जबकि आप जान रहे हैं कि सामने वाला चोर है, आप जान रहे हैं कि सामने वाला चोरी कर रहा है और इसके प्रूफ हैं, वो उन्हीं राहुल गांधी ने प्रूफ दिए हैं, तब तो आप करेंगे ना। तब तो ये दलीलें बेकार की हो जाती हैं स्वामी जी। तब हम भी उसी ट्रैप में आ जाते हैं कि अरे नहीं, राहुल गांधी का चुप रहना बहुत जरूरी है, अखिलेश फिर चुप रहो, बैठे रहो, फिर बैठे रहो चुप, फिर जैसे सत्ता चल रही है अगले 20 साल तक चलती रहेगी। 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, तब मोदी जी सोचेंगे कि चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या किया जाए, अब एक पक्षीय एक दलीय व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है स्वामी जी। अच्छा चलिए राजीव जी, मैं अपना निवेदन कर दूं। बिल्कुल आपकी समीक्षा जो है बिल्कुल सही है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आज की तारीख में ये कह रहा हूं, ये तो देखिए मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं, सरकार लंबी चलने वाली है, सरकार तो गिरने वाली है और अपने अंतर विरोधों से गिरने वाली है और बहुत जल्दी गिरने वाली है, क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग सड़क पर उतरते हैं, उन्हें वाटर कैनन से उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, लठ मार मार के खून उनका बहाया जाता है। आज एक पूरे हिंदुस्तान की जनता का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुद आके सामने आ गया है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो। आज भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों से बात कर लीजिए, आप आरएसएस के कट्टर समर्थकों से बात कर लीजिए, अयोध्या वासियों से बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं चंपत राय बंसल चोर है और चंपत राय बंसल ने ही सब कुछ करवाया है। चंपत राय बंसल और गोपाल राव और अनिल मिश्रा के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, जो 8 लोग जेल में हैं उनमें गुत्थम गत्था शुरू हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक था, आज के तारीख में खुद लड़ रहा है। एक विकल्प आपके पास है, आप सड़क पे उतर आइए। जैसे ये जंतर मंतर में आ गए, प्रशांत जी कह रहे थे कि अब उन्हें पुलिस के सामने कह रहे हैं कि साहब हमें अपना टेंट बचाना है और पुलिस वालों के पैर छू रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि या लाठी खाइए, गोली खाइए, इन लोगों को कोई आपके प्रति दया भाव नहीं है, या आपको जेल में ठूस देंगे, फर्जी मुकदमे लगा देंगे, मर्डर कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, ये कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इस समय जनता खुद इनसे प्रश्न पूछने लगी है। देखिए, जैसे हम पत्रकारों का या हम आप जैसे पत्रकारों का काम है जनता को जागृत करना, जनता तो जागृत हो गई ना। आज कौन प्रश्न पूछ रहा है? हमारा काम था जनता को बताना। अच्छा, जनता समझ गई, जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है कि राम जन्मभूमि के अंदर तुमने चोरी डकैती क्यों की? अगर वहां फुटफॉल 10% हो गया है, अगर वहां चढ़ावा 10% हो गया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर यह बात फैल गई है कि गुरुद्वारों में चोरी नहीं होती, चर्चेज में चोरी नहीं होती, केवल हिंदू धर्म स्थलों के अंदर चोरी क्यों हो रही है? बद्रीनाथ के अंदर चोरी की बात आ रही है, केदारनाथ के अंदर सोने की बात आ रही है, चोरी की बात आ रही है, वृंदावन के अंदर चोरी की बात आ रही है। अब ये जनता प्रश्न पूछ रही है। भाई, हमारा काम, अपोजिशन का काम है जनता को बताना। अब इसके बाद अगर चुनाव आयोग बेईमानी करके चुनाव जिता दे, मैं राजीव जी एक चीज का बिल्कुल, मेरे को जो भी है 74 साल की उम्र जो है, आज अगर ईमानदारी का चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन ईमानदारी से हो जाए, ये 2 सीट पे वापस चली जाएंगे। अगर जब वो अपना विचार पर, क्योंकि वही तो नहीं हो रही है ना स्वामी जी, वही तो नहीं हो रही है ना ईमानदारी से चुनाव। अगर हो जाए, वही तो नहीं होना है, वो होना भी नहीं है। ईमानदारी से चुनाव होना ही नहीं है।
और उसी पे तो रोक लगाने के लिए भाई अगर एक पार्टी है बीजेपी और उसके कुनबा जो एनडीए है, दूसरा कुनबा इंडिया गठबंधन है। मैं जो बात कह रहा हूं वही कह रहा हूं। इसके लिए आप नहीं रोक लगा सकते, आप और हम विश्लेषण कर सकते हैं। हम और आप मिलकर देश की जनता को जगा सकते हैं हमारे विश्लेषणों के जरिए। हमारा काम जो है, हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कोई आए जाए, हम अपना फर्ज जो सच है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देश में चल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश दुनिया जहां भी है। लेकिन जिन लोगों को करना है वो अगर नहीं कर रहे हैं, फिर वही तो है कि बहुत सही कह रहे हैं, ईमानदारी से 2 सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि ये 140 पे सिमट जाते, लेकिन 240 तो लेके आए। भाई सवाल तो ये पूछा जाएगा कि 240 लाने क्यों दिए? और अब जबकि आपको पता है कि इतनी चोरी कर रहे हैं, आप खुद लेके गए ना, इतने उतने गट्ठे लेके आए राहुल गांधी दिखाने के लिए, बड़े बड़े, कि हाँ यहां चोरी हुई, हरियाणा में चोरी हुई, महाराष्ट्र में चोरी हुई, बाकी जगह चोरी हुई, चुनाव में चोरी, अब SIR में चोरी हो रही है, सब कुछ है। लेकिन उस पर रोका कैसे जाए? लाठियां खाओ ना। जब लाठियां खा के रोका जा सकता है तो लाठियां खाओ, घसीटे जाओ, आमरण अनशन पे बैठना बैठो। देश ने, अगर अंग्रेजों से देश को आज़ादी हमारे पुरखों ने दिलवा दी, तो आगे भी पॉलिटिक्स में ऐसी आज़ादी दिलवाई जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं, हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम लाठियां खाने नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा काम कुछ और है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। देश की जनता होने के नाते, जब देश की जनता उफान पे आएगी तो उस समय देश की जनता नागरिक होने के नाते जाएंगे। लेकिन हमारा पहला काम है ये करना जो अभी हम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम ये जान रहे हैं कि यहां ईमानदारी नाम की चीज नहीं रही इस पॉलिटिक्स में, जब हम जान रहे हैं कि इस देश में जो सरकार जिस ढंग से चल रही है उसमें कुछ भी ईमानदारी नाम की चीज है, चोरी, चौकीदार चोर है, ये नारा लगा था। आज नहीं, आज से 5 साल पहले ये नारा दिया गया था। 2019 के चुनाव में ये नारा था और ये 2026 है, 7 साल हो गए। और आज चौकीदार चोर है का ये जो चोर वर्ड है, कहां भी आप स्वामी जी कह रहे थे, वो चोर शब्द जो है वो राम मंदिर में भी आ गया। आप मंदिरों में चोरी करने लगे, भगवान के घर में चोरी कर रहे हैं, आस्था के नाम पर खिलवाड़ है हमारे आपके सबके। वो कहीं भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, ये चोरी है। उसके बाद भी आपके बल्ले बल्ले हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं, उसके हम लोग 4 विश्लेषण कर लेते हैं। चाबुक वाले लोग कहां हैं, ये सवाल उठता है। खैर, स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूं राजीव जी, बिल्कुल आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए, देखिए मैं बिल्कुल अपने दिल की बात बोल रहा हूं, अन्यथा मत दीजिएगा। एक व्यक्ति जिसके अंदर, उसको पार्टी के अंदर 40 साल जिन लोगों ने मक्खन और मलाई खाई है, वो धोखा दे रहा है, उसके ऊपर ऐसे केसेस लादे जा रहे हैं। कभी रायबरेली जाता है, कभी सुल्तानपुर जाता है, जब उसके कार्यकर्ताओं को सारा जीवट उठाते हुए कैनन से, वाटर कैनन से उनकी आंखें फोड़ने का प्रयास हो रहा है, उन्हें लाठियां मारी जा रही हैं। जैसे हम लोगों की समस्याएं, हम विचलित हो जाते हैं, वो भी व्यक्ति जो अकेला लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारा देखिए उसका काम था, हमारा काम था जनता को जागृत करना। आज के तारीख में जनता जागृत हो गई है, लेकिन अब जनता भी देखिए, अब नॉर्थ कोरिया में भी तो शासन चलता ही है ना, रूस चीन में चलता ही है ना, तानाशाही चलती है ना। ये अब प्रश्न ये है कि ये तानाशाही है, अब ये तानाशाही है, वो बेईमानी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं बेईमानी जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन पीटे जाएंगे, उस दिन इनको ठूंस ऐसी मार पड़ेगी कि ये बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें बेईमानी करते रहनी है। देखिए, समय का मेरे ख्याल से सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट, बिकॉज ये सब जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी को बात समझ में आ गई, ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में आ गई, शरद पवार को समझ में आ गई, BRS को समझ में आ गई, BJD को समझ में आ गई कि अगर आप इनके साथ देंगे तो, लेकिन जनता को भी समझ में आ गई, जनता इनको वोट भी नहीं दे रही, तब भी जीत रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है ना कि अब प्रश्न ये तो दादा लोग हैं, ये तो तानाशाह लोग हैं। अब तानाशाह से लड़ने के लिए एक थोड़ा सा, लेकिन वो व्यक्ति एक कम से कम कोशिश कर रहा है, उसके यूथ कांग्रेस NSY के लिए कोशिश कर रहे हैं, जंतर मंतर में कोशिश कर रहे हैं, राजीव जो हैं DB लाइव वाले वो कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत टंडन, राकेश पाठक कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि सामने जो आदमी है वो दुर्दांत है, वो बिल्कुल तानाशाह है, उसको किसी मानवीय
संवेदनाओं का लेना देना नहीं है। 30 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात सनातनी होने के नाते ये बता सकता हूं, जो भगवान कृष्ण ने कहा था, ये बिल्कुल असत्य का, अधर्म की पराकाष्ठा हो रही है और जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चालू होंगे। लेकिन इनके सामने अपने को झोंक देना, ये वो लोग हैं जो जलियांवाला बाग भी बना सकते हैं और लोगों को गोलियों से भी मार सकते हैं और उसके बाद लाशें जो है वो नाले में फेंक सकते हैं। बड़ा कठोर एक ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो दुर्दांत हैं। तो आराम से अपने धैर्य को बनाते हुए हम लोग अपना प्रयास जारी रखें और दूसरे लोग अपना प्रयास जारी रखें। अगर हमारी किस्मत में तानाशाही को झेलना होगा तो झेलेंगे। जी जी, महाभारत और कृष्ण का आप नाम ले रहे हैं, उसी में जो गीता है, गीता में कहा गया है कर्म करो, कर्म करो। चलिए इस पे बात करेंगे, लेकिन आना चाहता हूँ क्योंकि अगर कर्म नहीं तो फिर फल क्या होगा। कर्म करिए और ये कर्म करना होगा विपक्ष को। प्रफुल्ल जी, हो सकता है कि आज मैं जो बातें कह रहा हूँ कई लोगों को पसंद ना आ रही हों बातें, लेकिन ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मौका है, बहुत गंभीर मौका है, जिस समय चारों तरफ 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। आज 9 जुलाई है, 1 महीने। इंडिया गठबंधन ने 1 महीने में एक काम किया है, अच्छा काम किया है, उस पर हमने पॉडकास्ट भी किया। एक बहुत अच्छा काम किया इंडिया गठबंधन ने, 3.5 पन्ने की चिट्ठी लिखी CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस चिट्ठी को कितनी जगह दिखाया गया, उस चिट्ठी को लेकर इंडिया गठबंधन ने क्या किया, इंडिया गठबंधन के कितने दलों ने अपने ट्विटर हैंडल से उस चिट्ठी को शेयर करते हुए उस पर डिस्कशन या अपने दूर दराज के लोगों तक पहुंचाया। क्या वो फर्ज सिर्फ DB लाइव का है कि उस पर पॉडकास्ट करे घंटे भर का? बहुत ही गंभीर चिट्ठी इंडिया गठबंधन की तरफ से लिखी गई है। वो जिसने भी ड्राफ्ट किया है उस चिट्ठी को, बहुत शानदार चिट्ठी है वो, जिसमें तमाम, और उसमें जिस ढंग से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को घेरा है कि सब कुछ है, हमको भरोसा नहीं है, फिर भी आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि अब आप देश को किस दिशा में लेके जाना है, यह आप तय कर लीजिए। आखिरी लाइन, इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? तो इसीलिए खैर, तो इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का। अब अगले महीने की 8 तारीख को हैदराबाद में इंडिया गठबंधन की बैठक पहले से कही गई है, होती है कि नहीं होती है वो भी देखा जाएगा। लेकिन इस बीच स्वामी जी कह रहे थे कि तमाम दलों की बात, तमाम दलों की एकजुटता की बात, सब कुछ दिखाई दे देगी, कौन कौन कितना पानी में है 20 तारीख से। इसी 20 तारीख से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें सब पता चल जाएगा कौन किधर बैठा है, कौन किसके साथ है, कौन किसका कितना साथ दे रहा है, बीजू जनता दल कहाँ है, BRS कहाँ है, उधर दक्षिण के हमारे DMK कहाँ है, ये सब कुछ दिखाई दे देगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत यहाँ सत्ता में रहकर नरेंद्र मोदी की पार्टी कर रही है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर सत्ता से उखाड़ फेंकना है तो। नहीं तो सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होगा कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, मेरा ये कहना है। हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत हों, ना सहमत हों, लेकिन मेहनत किए बिना नहीं होता है। आप बैठे रहेंगे और मुंह में खाना नहीं आएगा, हाथ तो चलाना पड़ता है ना। थाली में परोस के दे दें तब भी आपको हाथ से उठा के खाना होगा, चम्मच से उठा के खाना होगा। मैं बस यही कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बातों, आपकी बातें एक ही दिशा में जा रही हों, लेकिन कम से कम हाथ तो चलाना होगा ना। यहाँ हाथ चलाते हुए दिखाई दे तो बहुत बढ़िया बात है। और हमने देखा, राहुल गांधी ने नाप दिए, 10,000 किलोमीटर पैदल चला है उस एक नेता, देश का अकेला नेता है वो, 10,000 किलोमीटर पैदल, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, और उस पूरे दोनों जो इनकी यात्रा थी उसको हमने कवर किया है। मैं पर्सनली गया हूं, ये तारीफ की बात है। उन्होंने किया पूरा 2024 का जो चुनाव था वो राहुल गांधी की उस पदयात्रा के इर्द गिर्द वो चुनाव लड़ा गया। तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? वहां पे संविधान को बचाना है, एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए। आज की तारीख में संविधान की कितनी चर्चा हो रही है उसी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 37 सीटें अखिलेश यादव लेके आ गए। अखिलेश यादव को घमंड लग रहा है कि उनके दम पे 37 सीटें आ गई हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को यह घमंड है, मैं कोटेड कह रहा हूं, कि उनके दम पे, क्या अमलेंदु जी, जरा अमलेंदु जी पहले आपके पास, क्या यह है? सच कह रहा हूं, आप तो बहुत नजदीक से देखते हैं। बिल्कुल राजीव जी, ये घमंड है। और घमंड आप देखिए कि उनके जो प्रवक्तागण हैं या उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से अब ये घमंड अच्छी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि जब एक गठबंधन होता है तो गठबंधन में सबका एक दूसरे के प्रति जो है गिव एंड टेक का मामला होता है। और राजीव जी, जब मायावती जी के साथ अखिलेश यादव जी का गठबंधन था
और अगर अखिलेश यादव जी की वजह से ही ये 37 सीटें आ गई हैं, तो मायावती जी के साथ जब गठबंधन था तब 5 की 5 ही सीटें क्यों रह गई थी, मायावती जी की तो 10 हो गई थी। तो ये बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं कि किसके गठबंधन से किसको फायदा हुआ, किसके गठबंधन से किसको नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि अखिलेश यादव ने ईमानदारी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा 2024 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी और यादव उसमें एक ईमानदारी और भी थी, उसमें एक ईमानदारी और भी थी, राहुल गांधी के दिए हुए नारे को आगे बढ़ाया, नारे के, जी बिल्कुल, उस नारे को आगे बढ़ाया, और इसी कारण वो पूरा क्रेडिट सबसे पहले, क्योंकि जमीन को उर्वरक बनाना, उपजाऊ बनाने का काम राहुल गांधी ने किया था उत्तर प्रदेश में। उनकी दोनों यात्राएं, यात्रा नंबर 1 और यात्रा नंबर 2, दोनों यात्राओं से उत्तर प्रदेश की जमीन उर्वरक बनी थी, खाद पानी डाल दिया था राहुल गांधी ने। अब फसल बीज बोना, फसल उगाना अखिलेश यादव का काम था। लेकिन क्या आज की तारीख में हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज की तारीख में तो राजीव जी ना वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है होता हुआ, ना कांग्रेस की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, दोनों की तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने थोड़ी समझदारी की बातें की, जब सवाल पूछा गया कि साहब कांग्रेस तो 403 सीटों पर लड़ने की कोशिश तैयारी कर रही है, तो उनका हम भी 403 पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 806 पे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बात पे थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश की, और वो उस तरह की पिछली तरह की बातें नहीं की कि साहब कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं को समझा ले, इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने नहीं की। लेकिन राजीव जी, कांग्रेस ने भी जो अपने प्रभारी बनाकर भेजे हैं, वो ये जाकर बात करते हैं कि साहब वो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो हम बराबर का समझौता चाहते हैं, आधी सीटें चाहिए। अरे भाई, आपको सीटें का मालूम ही नहीं पड़ेगा, समझौता हो जाएगा प्रभारी साहब, आपको पता नहीं होगा कौन सी सीट कहाँ जा रही है, और आप वहां कह रहे हैं कि हमें आधी सीटें चाहिए। तो जो काम आपके बस का नहीं हो, आपको दिया भी नहीं गया है, तो उस पर जाकर आप बात क्यों कर रहे हैं? आपको काम दिया गया है कांग्रेस के पास संगठन बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, आप उस पर काम कीजिए। अब मिलने चले गए बहन जी से, और फिर लौट के आके कहते हैं बहन जी हमारे समाज की सबसे बड़ी नेता है। तो भाई, अगर आप अपने समाज के नेता के तौर पे गए हैं तो ठीक है, आप बहन जी से मिलिए, चाहे किसी से मिलिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने समाज के नेता के तौर पर नहीं, कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर गए हैं, तो उस तरीके से बात नहीं। तो ये राजीव जी, उनके दोनों पार्टियों के अपने अंदरूनी मसले हैं, कौन किसको किस तरीके से कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि घमंड जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों को भी, मैं देख रहा था कोई छोटे से नेता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे कि तो ठीक है कांग्रेस लड़ ले 403 पे, प्रियंका गांधी लड़ ले 403 पे, लड़के देख चुकी हैं। अरे भाई, लड़के तो आप भी देख चुके हैं, फिर ऐसे थोड़ी होता है कि कौन कितने पे लड़ रहे, कौन कितने पे लड़ रहे। सवाल असली यही है राजीव जी, और उस पर कितने दल गंभीर है, जो आपका मुख्य सवाल भी है कि क्या आप इस बात को लेकर गंभीर हैं कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का, खासतौर से राजीव जी, विधानसभा चुनाव है, वो 2019 के लिए लिटमस टेस्ट होगा। बीजेपी ने जो बंगाल में किया है उससे ज्यादा करेगी उत्तर प्रदेश में। और जब राजीव जी उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी हम लोग ये बात कह रहे थे कि बीजेपी जो है इसका एक्सपेरिमेंट करेगी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में। तो अब राजीव जी उत्तर प्रदेश में उसका वो और ज्यादा ब्रॉडर तरीके से उसका इस्तेमाल करेगी। तो उससे निपटने की आपकी क्या तैयारियां हैं? आप अगर ये खुशफहमी पालकर बैठे हैं कि हम तो साहब जीत लेंगे, जनता हमारे साथ है, अरे जनता तो वोट दे के पहले भी आती रही है भाई। जनता के वोट का मतलब क्या रह गया है? जनता तो वोट देती ही है। जनता ने तो हरियाणा में भी वोट दिया था, जनता ने बंगाल में भी वोट दिया, जनता ने महाराष्ट्र में भी वोट दिया, लेकिन उस जनता का वोट गिना कहाँ जा रहा है? संकट तो यही है असली। तो उस पर आपका कितना जो है काम चल रहा है, कितना उस पर काम नहीं चल रहा है। तो ये राजीव जी, विपक्ष को अपनी तरीके पे बिल्कुल गौर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में स्वीकार कर रहे हैं कि पुराने सारे जो हथियार थे राजनीति के, वो भौथरे हो चुके हैं और अब वो काम आने वाले नहीं हैं, तो नए हथियार क्या है ये भी तो खोजने पड़ेंगे ना। इस सरकार से जो किसी भी तरीके की संवैधानिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मर्यादा, कानून किसी का पालन करना नहीं जानती है, इसकी उसमें किसी में कोई आस्था नहीं है, तो वो नए रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो जितना ये बढ़ेगा अत्याचार, उतना कांग्रेस जो है प्रतिरोध तैयार करती जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध करती चली जाएगी। तो आजादी की लड़ाई 150 साल चली थी, तो क्या 150 साल की लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है क्या? तो तैयारी तो राजीव जी 2029 में ही करनी है। और अगर 2029 में आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप चाहे 100 साल लड़िए, चाहे 200 साल लड़िए। राजीव जी 2027 की तैयारी लैंडमार्क होगा राजीव जी, बिल्कुल। अगर 2029 में चूक गए तो फिर चुनाव भूल जाइए, फिर वास्तव में उत्तर कोरिया और चीन और रूस हो जाएगा देश। बिल्कुल बिल्कुल। जरा उधर पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। प्रफुल्ल जी, अभिषेक सिंघवी ने ये तो करवा दिया, लेकिन ये बताइए कि ममता बनर्जी कल वो सड़क पे थी
छात्रों ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया था और वो आई थी, उनके ऊपर अंडे फेंके गए। अभी भी घर के अंदर ही बैठ रही हैं या बाहर भी निकल रही हैं ममता दीदी? नमस्कार। घर के बाहर निकली थी तभी ना अंडा फेंका गया। ममता बनर्जी लगातार संघर्ष करने की कोशिश कर रही है। उनकी जो भी अपनी राजनीतिक कमजोरियां रही है तो उस पर अपना काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक तो एक कलेक्टिव काम है, इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की शक्तियां जुड़ जाती हैं। उसमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और समय जब चूक जाता है, जब चुनाव हार गए, जनता का बड़ा प्रतिशोध है, बड़ा आक्रोश है। तो जनता का आक्रोश है, तो जब लोग सत्ता में रहते हैं तब जनता का आक्रोश उनके प्रति क्यों नहीं उठता है? आज राम मंदिर पर इतना बड़ा मामला हो गया, अगर जनता में बहुत आक्रोश है, ये चुनाव हारने के बाद प्रकट होगा क्या? चुनाव में सत्ता में रहते हुए ही इसको प्रकट होना चाहिए, पहली बात। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारना चाहिए था। तो क्या कर रहे हैं? तो हथौड़ा को भी ठंडा कर रहे हैं, हथौड़ा भी गर्म हो गया है। तो लोहा गर्म, हथौड़ा गर्म, तो अब इसको ठंडा करने की कोशिश करें। देखिए, देश बहुत संकट में है, और ये संकट में सिर्फ राम मंदिर या राम तीर्थ ट्रस्ट की चोरी से ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको लेकर के है। गीता में कहा गया था कि कर्म किए जाओ, आपने भी चर्चा की, और फल की चिंता मत करो। इसी में यह बात छिपी हुई है कि दुष्कर्म मत करो। दुष्कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी होगी। इन लोगों ने कर्म नहीं किया, दुष्कर्म किया है, तो इनको फल की चिंता करनी चाहिए, और ये चिंता इनको भोगेगा। राहुल गांधी देख रहे हैं कि क्या जनता क्या प्रतिक्रिया होती है, त्राहिमाम मचता है, कितना मचता है, नहीं मचता है। संविधान और लोकतंत्र की कितनी भूख, कितना एपिटाइट जनता में भी बची हुई है, यह भी एक बात है। लेकिन आपका यह सवाल बिल्कुल सही है कि सोए हुए सिंह के मुंह में शिकार नहीं जाता है, संस्कृत के कोश में कहा गया है। तो इनको निश्चित रूप से ये राजनीतिक कोशिश करनी चाहिए और राजनीतिक शिथिलता पर काबू पाना चाहिए, जो विपक्ष के लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब घमंड इनको है 37 सीट पर, अब इतने पर ही अगर घमंड हो गया तब तो फिर बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि घमंड तो हर दवा को जहर में बदल देने के लिए काफी होता है घमंड के। राहुल गांधी को इस समय में देखना चाहिए, जो सीटों का समझौता है, जो सीटों की बात है, उस पर जो वो लोग बयान न दें जो समझौता के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिनकी जिम्मेवारी उस पर नहीं है। ठीक ही कह रहे थे अमलेंदु सर कि ये लोग क्यों इस तरह के बयान देते हैं कि ये करके देख लें, वो करके देख लें। इससे एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता तो खत्म नहीं होती है, लेकिन एक प्रकार का राजनीतिक धुंधलापन या प्रदूषण, पॉलिटिकल पोल्यूशन शुरू हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में है। इस बार तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को जनता इस ढंग से लेगी नहीं लेगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वही तो एक बात है। स्वामी जी कह रहे थे कि अगर ईमानदारी से हो जाए, ये अगर जो है, ये अगर बहुत बड़ा शब्द है, और भारतीय लोकतंत्र में तो इससे बड़ा कोई शब्द अब बचा ही नहीं है कि हर बात के पीछे एक अगर लगा रहता है। तो ये अगर से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में इसको अभी लोग, ममता बनर्जी लड़ रही हैं, लोगों को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि जो हुआ है वह गलत हो गया है, और जो हुआ है वह किसी आवेश में के कारण हुआ, या जैसे भी हुआ वह लोगों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो सिर्फ बरबोलापन सामने आ रहा है और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और जो जमीन पर जो क्रियान्वयन है, जो जनता का हित है, बहुत सारे नाम जिनके कटे थे उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। राजगोपाल का तो केस सबको मालूम ही है कि किस प्रकार उनका नाम कट गया, उसके बाद उनका पासपोर्ट तक रिन्यू नहीं हो सका। तो ऐसे छोटे छोटे कई मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लेकर के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि यह गलत हो गया है, और इनसे ये नहीं संभलेगा, और ये हो गया। अब कैसे हुआ नहीं हुआ इसका विश्लेषण तो होता रहेगा, लेकिन पूरे देश की जो राजनीति है, ट्रस्ट का मामला हो या कहीं और का मामला हो, या अभी आपने जो बताया कि जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक लोकतंत्र में इतने पर तो हिल जाना चाहिए था। लेकिन अभिजीत दीपक को भी समझना चाहिए कि जिस देश की पुलिस ने ओलंपिक विजेताओं को बूटों से रौंदा है, जिस देश के ओलंपिक विजेताओं को पुलिस ने बूटों से रौंदा है, उस देश में पुलिस से त्रिपाल के लिए एक गांधीवादी तरीके का क्या महत्व होगा, क्या स्वीकार होगा, कहना मुश्किल है। ये ठीक है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों से देश को आजाद करवाया, लेकिन अब इन लोगों से तो कौन आजाद करवाए? कांग्रेस को ही करवाना पड़ेगा।
तो ये एक भारी संकट है, एक राजनीतिक चीज है। मुझे लगता है कहीं कुछ भीतर बहुत गहरा पक रहा है। राहुल गांधी हेड ऑन लेने वाले नेता हैं, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक तो ये आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है कि हम भगवान से भी शिकायत करते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला। तो बहुत देर अगर हो रही है तो त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब इस पर बहुत देर नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें हम लोग रख चुके हैं। देखिए, सभी पंच सरपंचों की बात सुनने के बाद इतना तो तय है कि विपक्ष को खुद कुछ करना पड़ेगा, और उसमें जो सबसे गंभीर खतरा अमलेंदु जी ने रेखांकित किया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हार बीजेपी और मोदी शाह की राजनीति के ताबूत में कील साबित होगी। आखिरी तो इसलिए नहीं कह सकते कि उसके बाद भी कई चुनाव आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है हमारी भारतीय राजनीति की। सबसे ज्यादा संख्या वाला लोकसभा का प्रदेश है, सबसे बड़ी विधानसभा है, इसलिए विपक्ष को समय रहते सबसे पहला T1 टारगेट नंबर 1 उत्तर प्रदेश को लेकर चलना चाहिए। विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आपकी जो शिकायतें हैं वे वाजिब हैं, जनता की भी यही शिकायत है। यहां तक कि कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि समय रहते पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस तरह सड़कों पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ता। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ठहर कर अगर हम ये देखें कि अभी चंद दिनों पहले नीट परीक्षा के मुद्दे पर या CBSE की कॉपी की जांच प्रक्रिया की गड़बड़ी को लेकर जो सबसे बड़ी और मुखर आवाज थी तो वो राहुल गांधी की थी। छात्रों की गूंज, उनका जो कार्यक्रम कोटा में हुआ वो बहुत सफल रहा था। लेकिन इस तरह के बदलाव बार बार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि प्रयागराज, पटना, दिल्ली, इनकी तारीखें बदल दी गई हैं। मान सकते हैं कि बिहार में एक उपचुनाव है तो वहां आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता था, लेकिन प्रयागराज में तो या उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। बिहार की सीमा पर लगे हुए किसी दूसरे राज्य के किसी शहर में कर लीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी चलते मतदान में उत्तर प्रदेश में मतदान हो, वे हरियाणा में लगी हुई सीमा पर कहीं रैली और रोड शो कर लेते हैं जी, उससे कौन रोक सकता है? तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी विपक्ष की सबसे ज्यादा है। अगर सचमुच में लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो आर पार की आमने सामने की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और निश्चित तौर पर उसमें सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा शुभंकर राहुल गांधी ही हो सकते हैं, और उनके ऊपर जनता ने भरोसा जताया है। 99 सीटें दी हैं 2024 में। अखिलेश यादव को तीसरे नंबर पर बीजेपी के बाद कांग्रेस, फिर तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें दी हैं। तो जनता के इस भरोसे को कायम रखना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप सचमुच में सत्ता में आना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं देश और समाज में, सचमुच में देश को बचाना चाहते हैं किसी फासिस्ट विचारधारा से, तो लड़ाई लड़ने के लिए तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। जनता तो मन बना रही है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है। एक नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी। धीरे धीरे सरकार की मनमानियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं जनता को। उसके बाद आपको अलर्ट, ये पहला 5 साल नहीं है, 14 से 19 वाला नहीं है, नहीं 19 से 24 वाला है, ये 24 से 29 वाला कार्यकाल है। प्रशांत जी। जी देखिए, लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं राजीव जी, कि मोदी जी की जो छवि है इसी पर चुनाव लड़ा जाता है। यस। वो छवि और विश्व गुरु की छवि और ये सारी बातें, तो अभी हम लोग विपक्ष की बात करें, जरा मोदी जी के बारे में बात करें। लगातार उनकी छवि में डेंट आ रहा है। अब वो कमांड नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि विदेशों में जो वो जा रहे हैं तो वो हंसी उड़ रही है। एक तो पुरस्कार ले लेते हैं हर जगह जाकर,
अब उसके बाद बेतुके बयान 1+1=11, 26 जनवरी थी तो 2+6=8। ये कौन सी डिप्लोमेसी की भाषा है, कौन सी स्टेट्समैनशिप है ये? हम देखते हैं कि नेहरू, इंदिरा गांधी या दूसरे और प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, तो वॉशिंगटन प्रेस क्लब में वो क्या बात कर रहे हैं। आप ये सब बातें कर रहे हैं तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वो कमजोर हो गया है, और वो अभी भी वो समझ रहे हैं कि जो 15 साल पहले जो जनता थी, जो अंधभक्त है, वो अंधभक्त अभी उतने ही हैं। उनको मोदी जी जो भी कह देंगे 2+2=4, 5, कुछ भी वो अगड़म बगड़म बक देंगे, और वो लोग उसको मान लेंगे प्रसाद है भगवान का, और कहेंगे मोदी जी महान है, विश्व गुरु है, और डंका बज रहा है। अब वो चीज़ें बदल रही हैं। अब इन सब चीज़ों पे लोगों का मजाक उड़ता है। हाँ, कुछ पत्रकार हैं ज़रूर जो इसको आके मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। वो मास्टर स्ट्रोक वाले पत्रकार हैं, वो रहेंगे, लेकिन उनका असर अब खत्म हो गया है। तो दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या मोदी जी वो इमेज जो 2024 में जिसमें डेंट लगा, उस इमेज को, मैं इलेक्शन रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन रिजल्ट मैन्युफैक्चर्ड है। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार ने वो रिजल्ट इनको डिलीवर किए हैं, वो बेईमानी से हुए हैं, उसके सबूत हैं। लेकिन इमेज, क्या मोदी जी 2024 के बाद जो इमेज का नुकसान हुआ, क्या उसको रिकवर कर पाए? मेरा जवाब होगा कि वो नीचे गए वहां से। अब वो स्वीकार्यता नहीं है। अगर अब कोई मान लीजिए कि पब्लिक प्लेस में ही, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े कॉलम लिखते थे लोग या दूसरे और अखबारों में, ये पब्लिक प्लेस में अगर मोदी जी को कुछ कहेंगे कि वो विजनरी व्यक्ति हैं और बड़ी दूरदर्शी हैं और बहुत फॉरेन पॉलिसी में बड़ी डिप्लोमेसी पकड़ रखते हैं, तो मजाक उड़ेगा, हंसेंगे लोग, सोशल मीडिया पर मीम्स बन जाएंगे। तो इमेज को लेकर मोदी जी की स्थिति तो खराब हुई है। अब इसको विपक्ष कैसे इनकैश करता है, ये विपक्ष की बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय बहुत ज़्यादा ले चुका हूं। मैं आप लोगों से अनुमति चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाए। प्रफुल्ल जी दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, अगली बार और अमलेंदु जी आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और उधर जंतर मंतर से जुड़े थे हमारे साथी इकरार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान राम जी हमारे साथ हैं, सब्बीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, आज आराम परिहार साहब हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब हैं। नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं, देश में नरेंद्र मोदी का पूरा सरकारी ढांचा चरमरा गया है, परंतु देशवासी कब तक सहन करते रहेंगे। शिव कुमार पारिक जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ, प्रॉक्सी गेमिंग भी साथ में जुड़े हुए हैं, मुकेश गहलोत साहब हमारे साथ हैं, मुकेश खोट साहब हमारे साथ हैं। गुड नाइट आपको भी। न्यूट्रिशन क्लब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब मोदी को कोई नेता नहीं बल्कि भगवान ही हराएगा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत करे विपक्ष, जो मैं बार बार कह रहा था, विपक्ष मेहनत करे तो बिल्कुल हरा सकता है। चीज़ों पर ध्यान रखनी पड़ेगी। गीता आलोसिस जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुपर चैट हमारे साथ बने हुए हैं, बख्तावर जी बने हुए हैं, और डॉक्टर द्रीन यादव जी हैं हमारे साथ। ऐसे तमाम साथियों, अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।